हेलो माय डियर फ्रेंड, उदित फार्मेसी एक बार स्वागत है आपका। आज कम्युनिटी फार्मेसी एंड क्लिनिकल को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, लेकिन आज हम जानेंगे कि इसका डेवलपमेंट किस तरह से है और हिस्ट्री क्या रहा है इनका इंडिया में आने का या फिर इंटरनेशनल पे। देखो, सबसे पहले अगर हिस्ट्री देखें एंड डेवलपमेंट फार्माकोविजिलेंस का, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि फार्माकोविजिलेंस एक डिपार्टमेंट है जो आपको कंप्लीटली जैसे कि ड्रग को मॉनिटरिंग करने का काम करता है। ड्रग मॉनिटरिंग मतलब ड्रग को देखभाल करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्लिनिकल फेज कितने होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। चौथा फेज का कह सकते हैं जो मेन डिपार्टमेंट या हेड डिपार्टमेंट है, वो सारा ये फार्माकोविजिलेंस से दिखता है। Pharmacovigilance in India was introduced in 1986 with introduction of ADR monitoring system under the guidance of Drug Controller of India। फार्माकोविजिलेंस का जो इंट्रोडक्शन हुआ सबसे पहले 1986 में हुआ, और किस लिए हुआ, ताकि जो एडीआर सिस्टम, एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब एक होता है आपका साइड इफेक्ट, एक होता है हमारे पास एडीआर कह लीजिए या एडवर्स ड्रग इफेक्ट या रिएक्शन। इसमें होता क्या है, मेनली क्या होता है कि जो हमें थर्ड फेज तक हमें पता चलता है क्या क्या नुकसान है, और उसको छोड़ के कोई अदर चीज अगर हमें दिख रहा है, चीज आ रही है सामने, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडीआर के नाम से जानते हैं। तो उसी को मॉनिटरिंग करने के लिए आया है। तो किसके साथ अलग डिपार्टमेंट नहीं आया है, बल्कि ये आपका नाम किस नाम से है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। देखो, कभी कभी ये चीज पूछता है कि फार्माकोविजिलेंस से पहले इंडिया में किस नाम से या किस कंट्रोलर के नाम से जाना जाता था। तो आपको ये याद रखना है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट है, इंडिया ज्वाइन WHO प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग इन 1998, मतलब कि कह सकते हैं बट नॉट सक्सेसफुल। 1998 में इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन कोई इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, देखो फार्माकोविजिलेंस सबसे पहले इंडिया में कब आया था, इंडिया में बात करें तो 1986 में आया था, लेकिन इसमें कोई उतना रोल नहीं दिखा पा रहा था एडीआर में जितना, क्योंकि इंडिया में देखा जाता, माना जाता है इसमें कि आयुर्वेदिक या तो फिर यूनानी ये ज़्यादा चलता था। लेकिन अब देखो 1970 के बाद ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेशन से बढ़ा है जो अंग्रेजी मेडिसिन का। तो WHO प्रोग्राम के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया 1998 में, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं मिला। देखो फिर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ फार्माकोविजिलेंस वाज लॉन्च्ड इन 2005 वाज रीनेम्ड फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। मतलब नेशनल फार्माकोविजिलेंस जो है आपको 2005 में स्टार्ट हुआ, 1998 में किया, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं मिला WHO के साथ। फिर इन्होंने क्या किया कि नहीं, ये तो जरूरत है, क्योंकि एडीआर ज़्यादा बढ़ रहे थे, नए नए फार्मास्यूटिकल आ रही थी, नए नए दवाइयाँ आ रही थी, उसको सॉल्यूशन करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है नेशनल फार्माकोविजिलेंस। कब स्टार्ट किया गया था, 2005 में, और इसी को नाम चेंज करके अब जो है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया रखा गया है। ठीक है, देखो इन 1997 a significant revision took place in program in which India became a part of WHO program for international drug monitoring controlled by Uppsala Monitoring Center, Sweden। Uppsala Monitoring Center बनाया गया है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे स्वीडन में। वो क्या करता, 1997 में इसको रिवाइज किया गया है, उसको मॉडिफिकेशन किया गया है ताकि वो सही तरीके से चल पाए। अब देखो ये कंट्रोल कौन करता है, अपसाला मॉनिटरिंग जो स्वीडन में है उसको करता है। देखो नेशनल फार्माकोविजिलेंस एडवाइजरी कमेटी, जिसको हम लोग NPAC, बहुत बार पूछ लेगा आपको कि डिफाइन NPAC, तो आपको उसका फुल फॉर्म पहले निकालना है कि नेशनल फार्माकोविजिलेंस एडवाइजरी कमेटी लोकेटेड एट ऑफिस ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग सिडिस्को के नाम से जानते हैं, हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग इन रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर। देखो दिन ब दिन क्या हुआ, आज जो पहले हम लोग दवाई यूज करते थे, आज का बॉडी आज के कंपैरिजन में 50 साल के पीछे ले लो, पहले जमाने में क्या होता था, एकदम तगड़ा होता था, बिल्कुल फिट होता था, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता था, दवाई नहीं लेनी पड़ती थी। लेकिन आज के जमाने में देखो 40 साल के बाद तो बिना दवाई को जिंदा ही नहीं, डायबिटीज हो रहा, थायराइड हो रहा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो रहा, ये वो डिजीज, बहुत सारी चीज हो रहा है, दवाई के बिना जिंदा नहीं रहता। सेम इसी तरह क्या करता, उसको जब दवाई के बिना जिंदा, जब ज्यादा दवाई लेगा तो ये भी तो होगा, नुकसान भी तो ज्यादा होगा। उसी को मॉनिटरिंग करने के लिए सीरीज को भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है एडीआर में हेल्प करने के लिए। अब देखते हैं इन 1848 में हिस्ट्री ऑफ फार्माकोविजिलेंस मार्केट फर्स्ट माइलस्टोन व्हेन द एडीआर वाज ऑब्जर्व यंग गर्ल नेम्ड हन्ना जेनर, नॉर्थ इंग्लैंड, हु डाइड आउट रिसीविंग एनेस्थेसिया क्लोरोफॉर्म बिफोर द इन्फेक्टेड टॉन्सिल वाज रिमूव्ड।
देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हन्ना जो थे, हन्ना जेनियर थे, हन्नर जो नॉर्थ इंग्लैंड के थे, पहली बार ये चीज देखा गया 1848 में कि उन्होंने क्या करा कि एनेस्थेसिया दिया गया क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का एनेस्थेसिया दिया तो टॉन्सिल उसको यहाँ पे रिमूव करना था, तो उस कंडीशन में क्या वो उठी नहीं, उड़ गई ऊपर, मतलब वो डेथ हो गई। तो इसके कारण पता लगाने के बाद देखा डॉक्टर ने कि अरे भाई, हमने तो इसलिए, अरे बाबा ये क्या हो गया, मतलब कि हमने तो इसे इंजेक्शन दिया किस लिए, या फिर कह रहे क्लोरोफॉर्म हमने सुंघाया बेहोश के लिए, लेकिन ये तो उठ ही नहीं रही। तो उसमें पता चला, जब बहुत उस पर रिसर्च हुआ तो उसमें देखा गया कि क्लोरोफॉर्म क्या करा कि इसने रिएक्शन करके फॉस्जिन गैस बना लिया। फॉस्जिन गैस क्या होता, फॉस्जिन गैस बहुत ही ज्यादा घातक गैस होता है, जो क्लोरोफॉर्म अगर लाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो वो हमारे पास आके फॉस्जिन गैस बनाता है। तो अब देखो, क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट तो हो चुका था फॉस्जिन गैस में, इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या था, फॉस्जिन में तो गैस हो लेगी तो मरेगी तो है ही ना। तो इसीलिए पहली बार देखा गया कि जब ये पेशेंट ये डेथ कर गया, तब उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, अच्छा इसने मारा क्यों, आखिर इसे डेथ क्यों हुआ। तब उन्होंने क्या करा कि आपको फार्माकोविजिलेंस रखा गया। नहीं, कोई भी दवाई होता तो ऐसा नहीं कि एक बार चेक करके छोड़ देंगे, उसमें कंप्लीटली हम उसे देखभाल करते रहेंगे कि ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, सर जेम्स एंड फाउंड ए क्लोरोफॉर्म was a powder and safer anesthesia. It was him to introduce it clinically. The date Hannah still remain unknown. यहाँ पे पूछ रहा है कि इन्होंने जो जेम्स सेफन है, इन्होंने ये चीज लिखा था, जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बिल्कुल जो पाउडर्स आता है बहुत ही पावरफुल है, उसको बहुत पावरफुल है और बहुत सेफर एनेस्थीसिया माना जाता है क्लोरोफॉर्म को। किसने, जेम्स ने कहा था, लेकिन इसने क्लिनिकली में प्रूव कर दिया था बिल्कुल कि ये बिल्कुल अच्छा है, सेफर है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अब तक पता नहीं चला कि हन्ना जो है क्यों मर गई थी। तो इसका इसलिए मना होगा कि उसका बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट नहीं कर सकता था। अगर पहले से ही उसे पता होता, एडीआर अगर रहता, तो वो डेट नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, इन 1937 यूज ऑफ सल्फोनामाइड एलिक्सर कंटेंट डाई इथाइल ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट, रिजल्ट डेट 110% मिल गया था। मतलब कि सल्फोनामाइड में एलिक्सर जो हम लोग ग्लाइकोल का हम लोगों ने यूज किया था सॉल्वेंट में, जिसमें क्या था 107 लोगों का डेट हो गया था यूएसए में। इट वाज फाउंड सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल काउजिंग डेट। ये तो पता चल गया कि जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करते थे डाई इथाइल ग्लाइकोल एलिक्सर में, उसके वजह से लोगों का मौत हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू द सॉल्वेंट। जब भी कोई आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है आपको सॉल्वेंट, एक होता है आपके पास सॉल्यूट। देखो, अगर मान लो यहाँ पे अगर एग्जांपल पे लेते हैं, पानी के साथ नमक मिलाएंगे, NaCl ले लेते हैं और प्लस H2O ले लेते हैं वाटर। तो अगर जो कम अमाउंट में रहता है उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, मतलब कि जिसको डालना, जैसे पानी में हम लोग नमक डालेंगे तो वो हमारे पास ये हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, पानी जो ज्यादा अमाउंट में। मतलब हम लोग क्या करते थे, इसको बनाने के लिए सॉल्वेंट यूज करते थे, मतलब इसका ज्यादा अमाउंट यूज करते थे, जिसके वजह से ये डेट हुआ था, यूएसए में पाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है डाउटवेट। डाउटवेट 1938 में सजेशन किया था कि एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेलेना। मेलेना एक तरह का बीमारी है, जो क्या होता है कि एसिटाइल जब आप यूज करेंगे सैलिसाइलिक एसिड तो आपको मेलेना होने के चांसेस रहता है। इन 1955 स्टडी प्रूवन दैट एसिटिसाइलिक कॉजिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, हेंस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर मस्ट बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मतलब जब इन्होंने कहा तब, अब पहले 1848 में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को फैलते गई तो चीजों को और भी स्टडी किया, तब पाया गया कि आप काउंटर इंडिकेशन पे भी ध्यान देना। काउंटर इंडिकेशन मतलब कि जो दवाई जिस तरह से काम करता है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन को बढ़ाता है। तो अगर हम लोग सैलिसाइलिक एसिड यूज करना है या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड करना है, तो किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर है तो उस कंडीशन में हम नहीं देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ये चीज कह रहा है, इन ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर मीब्रिड सजेशन द रिलेशन बिटवीन द कॉन्जेनिटल मल्फॉर्मेशन ऑफ बेबी थैलाडोमाइड। देखो, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने दिया था थैलाडोमाइड का एक पूरा का पूरा पीढ़ी बर्बाद कर दिया था। क्या हुआ था कि सब एडीआर का तब ज्यादा ध्यान दिया गया 1962 में। सबसे पहले देखो, ये क्या करता था, इसको हम लोग यूज, इसमें क्या मल्फॉर्मेशन, थैलाडोमाइड इतिहास में कह सकते हैं बिल्कुल खतरनाक साबित किया गया था। कि ये क्या, थैलाडोमाइड जब इसको लिया जाता था, जब फीमेल जो मॉर्निंग पेन्स होता है ना, जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो फीमेल को दर्द होता है मीठा मीठा,
सुबह सुबह, तो उसी को कम करने के लिए थैलेडोमाइड बनाया गया था। लेकिन उससे ये चीज होता था कि बेबी का जो है ना आर्म सही से फॉर्मेशन नहीं होता था, लेग सही से फॉर्म नहीं होता था, मल फॉर्मेशन होने लगता था। तो उसको लोगों एक पूरा का पूरा पीढ़ी बर्बाद हो गया। लेकिन उसको पता लगाया कब, आहिस्ते आहिस्ते जब रिसर्च कराया गया तो 1962 में बिल्कुल बंद कर दिया कि भाई ये तो नस्ल ही बर्बाद कर रहा। ठीक है, अब आता है इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग, देखो जैसे WHO पूरा हेल्थ पे काम करता है ना, तो यही पूरा डेटा का एकदम कलेक्शन करता है कि क्या हेल्थ में क्या चल रहा है, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखो WHO हेल्थ प्रोग्राम जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग वाज एस्टेब्लिश 1968 में एस्टेब्लिश हुआ था। किस लिए हुआ था? ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग को हम लोग मॉनिटरिंग करें। किस लिए करें? क्योंकि बहुत सारी दवाई है जो इंडिया में बनती है और USA में जाती है, और बहुत सारी दवाई ऐसे है जो US में बनती है, इंडिया में आता है। इस तरह से आदान प्रदान एक्सपोर्ट होता है। उस तरह का मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जो इसके अंतर्गत मेनली क्या करता है कि ड्रग को मॉनिटरिंग करता है। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर स्टेट ऑफ WGO फॉर वर्किंग टुगेदर इन मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी ड्रग। मतलब इसमें क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं और मेंबर को, स्टेट का जो WGO होता है वहां से हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं और कहते हैं भाई इसे मॉनिटरिंग करो। अगर कोई भी सेफ्टी कोई भी चीज आपको दिखने को मिलता है तो आप क्या करना, हमें इन्फॉर्म करना। देखो, इट आल्सो आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ADR सिग्नल्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन डेटा हैंड ओवर द WHO ग्लोबल इंडिविजुअल केस रिपोर्ट एंड डेटा बाय द मेंबर ऑफ कंट्री। इससे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, अब पता लगा लेते हैं कि इसका ये साइड इफेक्ट है, ये सिग्नल से ही हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, अंदाजा लगाने से भी हम लोग पता चल जाता है और डॉक्यूमेंट हम लोग देते हैं। तो पहले ही हमें क्या करता है कि वन कर देता है और उस पर रिसर्च होना स्टार्ट कर देता है। अब आता है मोर देन 150 कंट्री मेंबर ऑफ प्रोग्राम इंटरनेशनल ड्रग। इंटरनेशनल ड्रग जो है 150 से ज्यादा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करता है। दिस कंट्री हैव ए कॉमन गोल, सेफर, इफेक्टिव एंड यूज ऑफ मेडिसिन। मतलब सभी जो कंट्री का एक ही गोल है कि दवाई को सही तरीके से यूज करें और इफेक्टिव मेडिसिन को हम लोग यूज करें। देखो, दिस कंट्री ऑपरेट देयर वर्क नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्क एज ए टीम फॉर आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स drug reaction to reduce patient risk and establish pharmacovigilance system and standard globally। मतलब क्या कर सकता है दिस कंट्री, ये जो कंट्री है पूरा ऑपरेट करती है, वर्किंग नेशनल और इंटरनेशनल वर्किंग काम करता है। किस लिए? ताकि आइडेंटिफिकेशन करे और मॉडिफिकेशन मॉनिटरिंग कर सके। किसका? एडवर्स रिएक्शन का, किससे का? दवाई का, और एक फार्माकोविजिलेंस सिस्टम को पूरा पूरा ग्लोबली एस्टेब्लिश कर सके। अब आता है इन 1978 अपसला मॉनिटरिंग सेंटर कंट्रोल एंड ऑपरेट ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट द प्रोग्राम। अपसला मॉनिटरिंग सेंटर क्या करता है, जैसे कि आपने क्या करा कि कोई भी इफेक्ट है, कोई भी साइड इफेक्ट है, कुछ भी हो, सारे का सारा ड्रग का यहीं पे इंफॉर्मेशन रहता है और पूरा का पूरा यहाँ पे जाके आप अपना किसी भी दवाई है अगर आपको लगता है और आपने देखा क्या इसका ज्यादा साइड इफेक्ट है, इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। WHO प्रोग्राम इंक्लूड 3 पार्ट ऑर्गनेट, मतलब कह सकते हैं WHO प्रोग्राम इंक्लूड 3 पार्ट नेटवर्क। इसी चीज को और भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, डेली लाइव क्लासेस मिल जाती है, EPDF मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाता है, चैप्टर वाइज आपको लाइव चैट मिलता है, बाइलिंगुअल मिल जाता है, और एग्जाम का पूरा पूरा गाइडेंस आपको मिल जाता है। और आपको इसमें आप अगर कूपन यूज करेंगे तो आप लिमिटेड टाइम तक है, आपको कुछ ऑफर में डिस्काउंट मिल जाए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। व्हेन वाज फार्माकोविजिलेंस इंट्रोड्यूस इन इंडिया? इंडिया में फार्माकोविजिलेंस कब इंट्रोड्यूशन किया गया था? 1986 में है, 1998 में है, या 2005 में, या 2012 में? राइट आंसर मुझे कमेंट में बताओ आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इन फार्माकोविजिलेंस हिस्ट्री अकर्ड 1848? मतलब कि 1848 में कौन सा चीज फार्माकोविजिलेंस हिस्ट्री में हुआ था? एक हन्ना नाम की लड़की, क्या हुआ था? अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या किया गया था? पहला ऑप्शन ये चीज दिया हुआ, इंट्रोडक्शन ADR सिस्टम मॉनिटरिंग इंडिया में लाया गया था, या एस्टेब्लिश किया गया था WHO प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल लेवल पे, या फर्स्ट ऑब्जर्व ADR यंग गर्ल में देखा गया था हन्ना में, या फिर लॉन्च किया गया था नेशनल प्रोग्राम फार्माकोविजिलेंस इंडिया में? बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड ऑपरेट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ WHO प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग? इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल और ऑपरेट करता है टेक्निकल एस्पेक्ट WHO प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे?
पहला यहाँ पे कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करता है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर करता है, फिर आता है कंट्रोल फार्माकोविजिलेंस एडवाइजरी कमेटी करता है, या फिर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन जेनेवा। बताना इसका जो राइट आंसर है आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ यूज ऑफ सल्फोनामाइड एलिक्सर। सल्फोनामाइड एलिक्सर 1937 में जो यूज किया गया था, तो क्या इसका साइड इफेक्ट था। हमने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा, सॉल्वेंट जो यूज करते थे, ये जो पावरफुल और सेफर एनेस्थेसिया था, नहीं यार क्लोरोफॉर्म था। इसमें 110% मरे गए थे, या फिर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज करता है, या फिर ये डिसकंटिन्यू किया गया क्योंकि इसमें पॉइजन ज्यादा होता था। बताओ राइट आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसका राइट आंसर के बारे में बात करें, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ WHO प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग। प्राइमरी गोल क्या है WHO को, जो इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग को मॉनिटर करता है, कि ये डेवलप करता है न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, या फिर ये क्या करता है इंक्रीज करता है सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल को, या फिर क्या करता है ये मॉनिटर करता है सेफ और मेडिकल यूज का, ताकि उसको अच्छे से ज्यादा बेनिफिट मिला और रिस्क कम हो, या फिर इसको मेडिसिन कॉस्ट को कम करता है। बताओ कमेंट में। चलिए अब इसी चीज को आप अगर हार्ड मटेरियल में मंगा सकते हैं, अगर मंगाना चाहते हैं तो आपको नोट सारा हार्ड मटेरियल में मिल जाएगा। और अभी तक आप ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री आपको शॉर्ट में ज्यादा पूछेगा कि इसका शॉर्ट क्या था, और इससे क्वेश्चन ज्यादा कब पूछते हैं जब आपका MCQ आता है। जहां पे MCQ नहीं आता वो फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर शॉर्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।